हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि हम लोगों ने आने वाले रीट एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए हम लोगों ने सीडीपी की जो चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किया था। तो इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम चैप्टर के बारे में। और जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन सभी चैप्टर के कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग अधिगम चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अभ्यास एवं अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। निम्न में से कौन सी सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है? अनधिगम भी अधिगम है। सीखना सतत प्रक्रिया है। सीखना केवल विद्यालय में होता है। अधिगम अनुकूलन है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता है। सीखना विद्यालय में भी होता है, परिवार के माध्यम से होता है, सहपाठियों के माध्यम से होता है, समाज में होता है। तो सीखना जो है बहुत तरीके से होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। जैसे कि पूछा गया विशेषता नहीं है सीखने की, तो सी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह विशेषता नहीं है। उसके बाद बात की जाए जैसे कि अन्य ऑप्शन जो दिए गए हैं, अनधिगम भी अधिगम है, बिल्कुल सही है। सीखना सतत प्रक्रिया है, मतलब सीखना क्या है? संपूर्ण जीवन चलता रहता है, ये भी सही है। और अधिगम क्या है? अनुकूलन है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी गई थी गेट्सोवा, जो उनके साथी थे। गेट्सोवा अन्य के द्वारा दी गई थी। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो एक विशेष उम्र के लोगों में पाई जाती है, अध्यापक से बालक तक आती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है, केवल शैक्षिक संस्थान में संभव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। समस्त प्राणियों में पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। अधिगम जो होता है अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम एक निश्चित आयु तक ही होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम जो होता है वह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी जो है इस संसार में प्रत्येक जीवन, मतलब संपूर्ण जीवन तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अधिगम नया कार्य है, यह भी कथन सही है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यह पूछा गया है, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम एक निश्चित आयु तक ही होता है, यह विशेषता नहीं है अधिगम की। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन है। तो यहाँ पे पूछा यह गया कि कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय नहीं होता है। जबकि बात की जाए अधिगम के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं, अधिगम समायोजन बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी यहाँ पे सही दिया गया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? गिलफोर्ड के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? कक्षा कक्ष में अधिगम, संवेदनाओं में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा कि व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसको ही अधिगम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू कर देता है
तो इसका आंसर हो जाएगा अपने जन्म से ही प्रत्येक बच्चा सीखना शुरू कर देता है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य होता है? पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभवों का संगठन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। सीखने की असफलताओं का कारण क्या है? समझने की असफलताएं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सीखने के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, यह बिल्कुल ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो सीखना या फिर अधिगम जो होता है वह एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। निर्देशन एवं अधिगम के बीच क्या समानता होती है? दोनों ही छात्र केंद्रित होती है, दोनों ही छात्र केंद्रित होता है, निर्देशन भी और अधिगम भी। अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर, शिक्षक पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, उपरोक्त सभी पर। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति कौन सी है? कक्षा कक्ष का वातावरण, स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य, अध्यापक का संप्रेषण, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कक्षा कक्ष का वातावरण। अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कक्षा कक्ष का वातावरण होना। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री क्या है? तो सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? छात्र द्वारा निर्मित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? छात्र द्वारा निर्मित होनी चाहिए। मतलब क्या है? जैसे कि बाल केंद्रित, एक प्रकार से बाल केंद्रित होनी चाहिए, छात्र के अनुसार होनी चाहिए। अधिगम होता है विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, दोनों जगह, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों जगह होता है, विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी अधिगम होता है। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृहकार देना चाहिए, विद्यार्थियों को वाद विवाद में भाग लेना चाहिए, समूह परियोजनाएं देनी चाहिए, उपरोक्त सभी। तो सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया में किसको बढ़ावा देना चाहिए? तो यहाँ पे जो सभी कार्य दिए गए हैं तो सभी को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से, अनुभव एवं नवीन अर्थ ढूंढने से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? ज्ञान, संकल्पना, अभिवृत्ति और परिपक्वता। तो अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है परिपक्वता, जो है अधिगम की प्रक्रिया का परिणाम नहीं होती। परिपक्वता जो है अपने क्रम के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की आयु के अनुसार यह एक जैविक प्रक्रिया होती है और अपने जो है आयु के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को क्या बनाता है? तो अधिगम को बनाता है प्रभावहीन। क्या बनाता है? अधिगम को प्रभावहीन बनाता है। कारण जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्रशिक्षण। क्या कहते हैं उसको? प्रशिक्षण कहा जाता है। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है। तो सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी विकल्प सही हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। अधिगम जीवन पर्यंत सतत प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित है, ये भी सही दिया गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी विकल्प यहाँ पे सही दिए गए हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही दिया गया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है
अधिगम की विशेषता नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यह विशेषता नहीं होती है अधिगम की। बाकी ए बी सी ये तीनों ही जो है अधिगम की विशेषताएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। तो यहाँ पे पहला कथन सही दिया गया है कि अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किसका व्याख्या करते हैं, अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की प्रक्रिया का। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य में, बौद्धिक विचार में, दूसरों के स्तर में, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य में। तो अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। अधिगम की मुख्य विशेषता है कि ये व्यवहार में परिवर्तन लाता है, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है, प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है, थकान के कारण परिवर्तित होता है। तो अधिगम की मुख्य विशेषता यह होती है कि यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मापा जा सकता। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन करती है। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कौन सा कथन जो है इसमें से सीखने के बारे में सही नहीं है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सारे कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखने के किसी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों का प्रभाव नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि सीखने के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक अनुक्षेत्र जो है अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं होता है, जबकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों ही अधिगम के अनुक्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। विद्यालय अधिगम का किस प्रकार का माध्यम है। विद्यालय किस प्रकार का माध्यम होता है, औपचारिक माध्यम होता है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति कैसी होती है। तो सीखने की गति तेज होती है। कैसी होती है, सीखने की गति तेज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखना अधिक स्थायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करके सीखना। क्या है, करके सीखना जो है सबसे ज्यादा अधिक स्थायी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। तो यहाँ पे सही तार्किक क्रम जो है अधिगम प्रक्रिया का वह है सबसे पहले आवश्यकता, तत्परता, बाधा, परिवर्तन। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं विद्यालय का भौतिक वातावरण, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, परिवार का शाब्दिक वातावरण या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो दिए गए हैं ये सभी जो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है पूर्व ज्ञान, सीखने की इच्छा, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बच्चे का पूर्व ज्ञान, सीखने की इच्छा और परिपक्वता, कितनी एज का बच्चा कितना परिपक्व है। अब कोई बच्चा क्लास 1 का है में पढ़ रहा है, उसको इंटर की चीज़ें आप पढ़ाओगे तो समझ में आएगा क्या। तो इसके लिए पूर्व ज्ञान, सीखने की इच्छा, परिपक्वता ये सभी जरूरी होती हैं अधिगम को प्रभावित करने के लिए। अधिगम को सीखने के लिए सभी जरूरी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम परिस्थिति। अधिगम परिस्थिति जो है अधिगम का अवरोधक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन सही दिया गया सामाजिक परिवेश। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। संलग्नता, प्रतिपादन,
अभ्यास, पुनर्बलन। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब अधिगम की आधारभूत शर्त कौन सी यहाँ पे नहीं है, यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिपादन जो है अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। तो यहाँ पे केवल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया कौन सी है? तो वह हो जाएगी कल्पना करना। क्या है? कल्पना करना संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया है। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना। अधिगम क्या प्राप्त करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान और अभिवृत्ति प्राप्त करना। ज्ञान और अभिवृत्ति प्राप्त करना ही अधिगम है। किसके अनुसार? क्रो एंड क्रो के अनुसार। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय में, समाज में, परिवार में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक, पाठचर्या, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षार्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शिक्षार्थी। क्या होता है? शिक्षार्थी। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक है। इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर प्रस्तुतिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल, या फिर उपरोक्त सभी। तो अधिगम इन सभी का निष्पादन है, तो डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? बाधा, लक्ष्य, अप्रेरक, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो सबसे पहले क्या होगा सीखने की प्रक्रिया में? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे पहले होगा अभिप्रेरक, फिर उसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं होगी, फिर उसके बाद बाधा आएगी, फिर क्या होगा? सफल प्रयत्न करेगा व्यक्ति, और फिर उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो यहाँ पे यह पूछा गया है कि अधिगम में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन। यह जो है अधिगम में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो यहाँ पे यह पूछा गया कि अधिगमकर्ता से संबंधित कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अप्रेरणा स्तर। अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर। उसके बाद क्वेश्चन है, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक अनुच्छेद, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद, भावात्मक एवं मनोगतिक अनुच्छेद। तो वह रखा जाएगा संज्ञानात्मक अनुच्छेद में। संज्ञानात्मक अनुच्छेद में।